Hello friends. In the basics of biology video, we defined biology as the branch of science concerned with the study of living organisms or life. This definition is pretty straightforward. However, it opens the door to more difficult and more interesting questions. What is life? What does it mean to be alive? अब हमने नेक्स्ट पार्ट जो डिस्कस करना है वो है द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने मेन एम्फेसिस देना है व्हाट इज लाइफ एंड व्हाट डज इट मीन टू बी अलाइव। तो नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम, द लिविंग वर्ल्ड। जो ये चैप्टर है द लिविंग वर्ल्ड, ये बेसिकली डील करेगा दो पार्ट से। इसका फर्स्ट हाफ है वो डिस्कस करेगा व्हाट इज लाइफ, जो सेकंड पार्ट है वो डिस्कस करेगा इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो इस केस में हम स्टार्ट करते हैं लाइफ से। जो लाइफ है इट इज वेरी डिफिकल्ट। It is very difficult to define life because कोई क्लियर कट लाइन नहीं है जो लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में खींची जा सकती है। There is no clear-cut distinction between living and non-living. There is no clear-cut distinction between living and non-living. For example, virus. Viruses are non-living by themselves. But when they enter host cell, they reproduce by using machinery of host and behave as living। मैं एक बार दोबारा बता रहा हूँ। देखिए, जो लाइफ है इसे डिफाइन करना बहुत टफ रहेगा। हम कोशिश करेंगे, जब हम लाइफ के एस्पेक्ट्स को समझेंगे उसके बाद हम कोशिश करेंगे लाइफ को डिफाइन करने की, और इसकी जितनी प्रिसाइज डेफिनेशन हम बना सकते हैं उतनी बनाने की भी कोशिश करेंगे। लेकिन अब हमें छोटी छोटी चीज़ें समझनी है लाइफ के बारे में। आप ऑब्जर्व करिए, आप लिविंग हो, मैं लिविंग हूँ। जो टेबल है, जो ये वाइट बोर्ड है, जो ये कैमरा है जिससे हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, वो नॉन लिविंग है। तो
किस बेसिस पे आप चीजों को लिविंग बोल रहे हो और किस बेसिस पे आप चीजों को नॉन लिविंग बोल रहे हो, हमें इन चीजों को समझना है। बट जब आप इन चीजों की डिस्कस करोगे तो डिस्कशन में आपको नोटिस होएगा जो क्लियर कट डिस्टिंक्शन नहीं है लिविंग और नॉन लिविंग के बीच। जो वायरस है, हमने पढ़ा, जो वायरस है ये नॉन लिविंग है बाय देमसेल्व्स। एक वायरस है, मान के चलो, जो अपनी बॉडी के बाहर है, तो ये नॉन लिविंग है। जब ये होस्ट के अंदर एंटर कर जाता है, ये होस्ट की मशीनरी को यूज करता है और रिप्रोड्यूस करता है, तो इट बिहेव एज लिविंग। अब ना तो हम वायरस को प्लांट कंसीडर कर सकते हैं, ना हम वायरस को एनिमल कंसीडर कर सकते हैं। तो हमने नोटिस किया आउटसाइड द बॉडी ये नॉन लिविंग है, जब ये हमारी बॉडी में एंटर कर जाता है ये लिविंग है। तो इस केस में आप क्लियर कट लाइन नहीं खींच पा रहे, देयर इज नो क्लियर कट लाइन बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। बट कुछ करेक्टर्स हैं जो लिविंग पोजेस करते हैं, जिसके बेसिस पे हम इन्हें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं नॉन लिविंग के बेसिस पे। लेकिन जो ये करेक्टर्स हैं ये भी हमें परफेक्ट बाउंड्री प्रोवाइड नहीं कर रहे। काफी करेक्टर्स आप नोटिस करोगे जो मैं बोलूंगा ये करेक्टर लिविंग में प्रेजेंट है, लेकिन आपको नजर आएगा जो वो करेक्टर है वो नॉन लिविंग, कुछ नॉन लिविंग भी एग्जिबिट कर रहे हैं। तो इसीलिए लाइफ को डिफाइन करना एक टफ जॉब हो गई है। तो इस केस में हम नोटिस करते हैं लो जी, इसकी बाउंड्री पे प्रेजेंट है वायरस, लिविंग और नॉन लिविंग की बाउंड्री पे। हमने देखा आउटसाइड द बॉडी दे आर नॉन लिविंग, इनसाइड द बॉडी दे आर लिविंग। अब जो ये वायरस है इन्हें हम बोलते हैं कनेक्टिंग लिंक। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो अब थोड़ी सी और इसकी फीचरिंग करते हैं। वायरस है क्या? दे आर obligate, intracellular parasites। वायरसेस है क्या? जो वायरस है, सबसे पहले हमने वर्ड यूज किया दे आर ओब्लिगेट। ओब्लिगेट का मतलब कंप्लीट और टोटल। टोटल इंट्रासेलुलर पैरासाइट, तो ये होस्ट सेल है, तो ये हम बोल देते हैं वायरस है। जब तक ये
होस्ट सेल के बाहर पड़ा है तो हम इसे नॉन लिविंग कंसीडर कर रहे हैं। लेकिन जब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाएगा तो ये होस्ट सेल की मशीनरी यूज करेगा, तो अपनी कॉपीज बनाना शुरू कर देगा, अपने आप को रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देगा। तो हम इसे कंसीडर कर देंगे लिविंग। इनसाइड द होस्ट सेल इट इज लिविंग, आउटसाइड द होस्ट सेल इट इज नॉन लिविंग। तो अब हमने जो नोटिस किया, ये वायरस है, ये मेनली बना हुआ है न्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन्स का। जो इसमें न्यूक्लिक एसिड्स हैं, ये डीएनए हो सकता है, ये आरएनए हो सकता है, बट नेवर बोथ। आपको दुनिया में कोई भी ऐसा वायरस नहीं मिलेगा जिसमें डीएनए एंड आरएनए दोनों पड़े हों। या तो वायरस में डीएनए पड़ा होगा या आरएनए पड़ा होगा। तो इस केस में जैसे ये मान लो एक बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस है, इसमें ये कैप्सिड हो गया, इसका प्रोटीन कोट, ये टेल होगी, ये टेल फाइबर्स हो गए, ये इसका न्यूक्लिक एसिड हो गया, जो या डीएनए होगा या आरएनए होगा। तो इस केस में हमने नोटिस किया जो ये वायरस है, अब ना तो हम इन्हें लिविंग कंसीडर कर पा रहे हैं, ना ये नॉन लिविंग कंसीडर हो रहे हैं, ये बीच में पड़े हैं लिविंग और नॉन लिविंग के। तो इसलिए हमने इन्हें बोल दिया कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ऐसे ही एक कंपोनेंट्स हो रहे हैं जिन्हें हम बोलते हैं प्रियोन्स। जो ये प्रियोन्स हैं, ये वायरस से भी सिंपल पैरासाइट्स हैं। They are infectious, proteinaceous particles। अब जो ये प्रियोन्स हैं, देखो ये भी इन्फेक्शंस कर रहे हैं और प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स हैं। अब हमने वायरस में नोटिस किया, इसमें तो न्यूक्लिक एसिड भी पड़ा है, पर इसमें न्यूक्लिक एसिड भी एब्सेंट है। नाइदर इट कंटेन्स डीएनए नॉर इट कंटेन्स आरएनए। ना इसमें डीएनए है ना इसमें आरएनए। ये तो सिर्फ प्रोटीन्स हैं जो इन्फेक्शंस कर सकती हैं, और ये प्रोटीन्स अपने आप को ही कॉपी कर रही हैं जब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर कर जाती हैं। तो अब ये कंपोनेंट्स हो गए, वायरस हो गए, प्रियोन्स हो गए। तो जब हम इन्हें स्टडी कर रहे हैं तो आप इन्हें लिविंग कंसीडर कर रहे हो, नॉन लिविंग कंसीडर कर रहे हो, तो एक प्रॉब्लम हमारे सामने आ रही है। तो ना तो हम इन्हें लिविंग कंसीडर कर पा रहे हैं, ना हम इन्हें नॉन लिविंग कंसीडर कर पा रहे हैं। तो इसीलिए लाइफ को डिफाइन करना थोड़ा सा टफ जॉब हो जाता है। बट कुछ कैरेक्टर्स हैं जो लिविंग पोजेस करते हैं, जिनके बेसिस पे आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो लिविंग को नॉन लिविंग से। तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, इनकी छोटी छोटी डिटेल देखेंगे और ये भी देखेंगे क्या ये फुली सेटिस्फाई कर पा रहा है कैरेक्टर्स।
देखो ये कैरेक्टर्स है, इनमें से भी बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे होंगे जो आप नोटिस करोगे एक लेवल तक ही सेटिस्फाई कर पाएंगे लिविंग को। अब इन कैरेक्टर्स में सबसे पहला कैरेक्टर जो एनसीईआरटी ने मेंशन किया है, इट इज ग्रोथ। अब ग्रोथ को भी हम बचपन से पढ़ रहे हैं और हम सीधी एक बात बोल देते हैं, जो लिविंग है दे ग्रो एंड जो नॉन लिविंग है दे डू नॉट ग्रो। तो अब हमें इस ग्रोथ को समझना है, एक्चुअल में ये ग्रोथ है क्या। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी it is increase in number, size, volume, किसी चीज का नंबर बढ़ना, किसी चीज का साइज बढ़ना, किसी चीज का वॉल्यूम बढ़ना, इसे हम बेसिकली ग्रोथ बोल देते हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। तो अब इस केस में हम कुछ एग्जांपल्स लेते हैं जिससे हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे ग्रोथ को। हमने क्या किया, एक प्लांट सेल लिया। अब हमने बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में पढ़ा, जो प्लांट सेल है इसके ऊपर रिजिड सेल वॉल होती है, लेकिन जो ये रिजिड सेल वॉल है इसमें माइनर इलास्टिसिटी भी प्रेजेंट है। सेल वॉल इज अ रिजिड स्ट्रक्चर। ये प्लांट सेल को एक डेफिनेट शेप देती है with minor elasticity। अब हमने इस सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप कर दिया। वी प्लेस दिस सेल इन हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये सॉल्यूशन क्या होता है आपको पता है, जब हम सॉल्वेंट में सोल्यूट को डिसॉल्व कर देते हैं तो उससे सॉल्यूशन बनता है। तो यहां पे हमने वर्ड यूज किया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपो लेस टोनिक सोल्यूट। मतलब एक ऐसा सॉल्यूशन, अगर हम इस सॉल्यूशन को कंपेयर करें जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म पड़ा है, जो भी एक सॉल्यूशन की तरह बिहेव कर रहा है उससे, तो आप नोटिस करोगे तो ये अंदर वाला मीडियम है जो इसमें सॉल्यूट ज्यादा पड़े हैं, जो बाहर वाला हमने लिक्विड लिया है, सॉल्यूशन लिया है, उसमें सॉल्यूट इसके कंपैरिजन में, इसके अंदर के कंपैरिजन के, सेल के अंदर के कंपैरिजन में कम पड़े हैं। तो हमने बाहर वाले सॉल्यूशन को क्या बोल दिया, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जब भी हम सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो इस केस में एंडोस्मोसिस होती है। एंडोस्मोसिस का मतलब जो वाटर है ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन से मूव करना शुरू कर जाता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। मतलब इस केस में ये सेल के बाहर से सेल के अंदर में जा रहा है, तो इसे हम नाम दे देते हैं एंडोस्मोसिस। जब ये एंडोस्मोसिस शो करेगा तो एंडोस्मोसिस के बाद आप नोटिस करोगे चेंजेस इस सेल में। तो उन चेंजेस में आपको नजर आएगा साइज एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सेल इंक्रीजेस। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डिप किया, पानी अंदर गया, पानी के अंदर जाने से जो ये सेल है इसकी सेल वॉल में माइनर इलास्टिसिटी है, उस इलास्टिसिटी के कारण ये थोड़ा सा स्वेल कर गया। जब ये थोड़ा सा स्वेल किया तो उस केस में इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया और इसका साइज भी इंक्रीज हो गया। क्या अब हम बोल दें जो ये सेल है इसमें ग्रोथ होगी?
क्योंकि अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी हम यही पढ़ रहे हैं। इट इज इंक्रीज इन मास, नंबर, साइज, वॉल्यूम। यहाँ पे आप मास भी लिख सकते हो इन मास, नंबर, साइज एंड वॉल्यूम। अब इसका कुछ मास भी बड़ा होगा और इसका साइज भी बड़ा हो गया, इसका वॉल्यूम भी बढ़ गया, तो क्या इस केस में हम बोल सकते हैं इस सेल की ग्रोथ होगी। अब इसी एक्सपेरिमेंट को थोड़ा सा और कंटिन्यूएशन में लेके जाते हैं। अब जो ये सेल है इसे हमने डिप कर दिया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में। जब हमने इसे डिप किया हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, तो उस केस में जो पानी है वो इस सेल से बाहर आना शुरू हो गया। हाइपरटोनिक, हाइपर, मोर सॉल्यूट। अब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसमें सॉल्यूट ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेल। तो इस केस में जब पानी बाहर आना शुरू हुआ तो इसे हम बोल देते हैं एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस से अब आप नोटिस करोगे ये सेल का साइज फिर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में पहुंच गया जहां से हमने एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट किया था। तो लो जी, पानी के अंदर जाने से सेल का मास भी बढ़ा, सेल का साइज भी बढ़ा, सेल का वॉल्यूम भी बढ़ा। लेकिन जब पानी बाहर आया, पानी के बाहर आने से सेल का साइज फिर छोटा हो गया, इसका वॉल्यूम भी कम हो गया, ठीक है, और इसका मास, वॉल्यूम और साइज ये कम हो गए। तो क्या हम इसे ग्रोथ कंसिडर करेंगे? कैन वी कंसिडर इट एज ग्रोथ? क्योंकि सिंपली आप तो यही बोल रहे हो, मास का बढ़ना, नंबर का बढ़ना, साइज का बढ़ना, वॉल्यूम का बढ़ना ग्रोथ है। नहीं, दिस इज नॉट ग्रोथ। अगर आप फिर भी कहते हो नहीं जी हम तो इसे ग्रोथ कंसिडर करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी में तो ये चीज दी हुई है, तो आप बोलोगे दिस इज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। फ्रॉम आउटसाइड। अब हम इसे और बेटर लेवल पे समझते हैं। तो बायोलॉजिकल टर्म्स में जो ग्रोथ है इसका थोड़ा सा फर्क पड़ गया। क्या फर्क पड़ा है? अब बायोलॉजिकल टर्म्स में जो ग्रोथ है हम इसे बोलेंगे biological terms, growth is permanent. Growth is something which is irreversible or permanent. Permanent increase in protoplasm. जब बायोलॉजिकल सेंस में हम ग्रोथ बोलते हैं तो हम इसे किस कॉन्टेक्स्ट में बोल देते हैं? हम बोल देते हैं इसे प्रोटोप्लाज्म के कॉन्टेक्स्ट में। अब हमने बोला ग्रोथ इज परमानेंट इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। परमानेंट ऐसे नहीं है सेल के अंदर पानी गया तो वो सेल साइज में, वॉल्यूम में, मास में इंक्रीज हो गया तो आपने बोल दिया देखो जी ये बायोलॉजिकल ग्रोथ होगी। तो उस केस में जब पानी बाहर आया
तो उस केस में आप क्या कहोगे? तो इसलिए हमने एक वर्ड यूज कर दिया परमानेंट, भी मतलब जो चेंज आएगी वो परमानेंट है, टेम्परेरी नहीं है। और दूसरे नंबर पे इंक्रीज क्या हो रहा है? प्रोटोप्लाज्म। अब हम इसे और इलेबोरेट करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। और व्हाट इज प्रोटोप्लाज्म? लिविंग मैटर of the cell. Living matter of the cell is known as protoplasm. It is mainly made up of 6 elements, और मेनली ये 6 एलिमेंट्स का बना हुआ है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। कॉनपस याद रखो, CHON, कॉन, PS, कॉनपस। ये क्वेश्चन भी नीट में आया हुआ है, एग्जामिनर ने पिछले सालों में पूछा है, व्हाट आर प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स? देन आवर आंसर इज कॉनपस, CHON, PS। अब ये जो मेन 6 प्रोटोप्लाज्मिक एलिमेंट्स हैं, ये बनाते हैं हमारा लिविंग मैटर। ये लिविंग मैटर कैसे बनाते हैं? इसमें जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, इट फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स। ये बना रहा है कार्बोहाइड्रेट्स। अब आपको बेसिक्स ऑफ बायोलॉजी में मैंने बात की ग्लूकोज की। ग्लूकोज इज ए कार्बोहाइड्रेट, जो क्या होते हैं? दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी, गुड, दीज आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स। जैसे ग्लूकोज है, ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, तो इसका हमने फॉर्मूला देखा C6H12O6। इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है, 6 ऑक्सीजन है। और हमने सेकंड नंबर पे इसकी एग्जांपल देखी, राइबो शुगर। राइबो शुगर इज अ 5 कार्बन शुगर। जहां पे C6 है, यहाँ पे C5 आ जाएगा। जहां पे H12 है, वहां पे H10 आ जाएगा। जहां पे O6 है, यहाँ पे O5 आ जाएगा। देखिए, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बनी हुई है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो इसका मतलब जब सेल में कार्बोहाइड्रेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, तो उस केस में हम बोल सकते हैं इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ हो रही है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इंटरनली कार्बोहाइड्रेट्स की जो सिंथेसिस हो रही है सेल्स में, इट रिप्रेजेंट्स इंट्रिंसिक ग्रोथ और प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट का बढ़ना, इसे कि ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? सेल में ग्रोथ। सेकंड नंबर पे यही जो एलिमेंट्स है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये बना रहे हैं फैटी एसिड्स, और आप बोल सकते हो फैट्स और लिपिड्स। जब हमारी बॉडी में फैट सिंथेसिस होती है, लिपिड सिंथेसिस होती है, या फैटी एसिड सिंथेसिस होती है, तो भी हम बोलते हैं हमारा प्रोटोप्लाज्म बढ़ रहा है। तो ये भी प्रोटोप्लाज्मिक कंपोनेंट हो गया। इसका बढ़ना भी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ग्रोथ। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, हमारी बॉडी में फैट सिंथेसिस, इट रिप्रेजेंट्स ग्रोथ। और इसके अलावा कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये बना रहे हैं न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स। जैसे हमने डीएनए और आरएनए पढ़ा था, डीएनए एंड आरएनए,
इसका मतलब जब हमारी बॉडी में डीएनए सिंथेसिस हो रही है, आरएनए सिंथेसिस हो रही है, ये भी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? इंट्रिंसिक ग्रोथ, इंटरनल ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। तो हमारी बॉडी में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन अलोंग विद सल्फर ये बढ़ रहे हैं, तो ये एलिमेंट्स बना रहे हैं अमाइनो एसिड्स। एंड प्रोटीन्स। तो इसका मतलब बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स का बढ़ना, बॉडी में फैट्स का बढ़ना, बॉडी में अमाइनो एसिड्स, प्रोटीन सिंथेसिस, बॉडी में न्यूक्लियोटाइड्स एंड न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, इट रिप्रेजेंट्स इंट्रिंसिक ग्रोथ जो परमानेंट है। एक न्यूबॉर्न बेबी है, जब उसका बर्थ हुआ उसका वेट 3 to 4 kg था, तो उस केस में विद द पैसेज ऑफ टाइम वो बेबी 5 kg की हुई, 6 kg की हुई, 7 kg की हुई। तो उस केस में आप देख रहे हो उस बच्चे में नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहे हैं। सेकंड नंबर पे आप नोटिस कर रहे हो उस बच्चे का साइज बढ़ रहा है, उस बच्चे का मास बढ़ रहा है। तो इसलिए हमने बोल दिया इन जनरल इंक्रीज इन मास, इंक्रीज इन नंबर, इंक्रीज इन साइज इज नोन एज ग्रोथ। बट हमने नोटिस किया प्लांट सेल में जब हम उसे डिप कर रहे हैं पानी में, उसका साइज भी बढ़ा, उसका वॉल्यूम भी बढ़ा, तो उसे हम ग्रोथ नहीं बोल सकते क्योंकि वो टेम्परेरी है। अगर आप उसे ग्रोथ बोलना चाहते हो तो आप उसे बोलोगे ये एक्सटर्नल ग्रोथ है, एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है, जो नॉन लिविंग शो करते हैं। जो लिविंग है दे शोज प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। प्रोटोप्लाज्म क्या है? लिविंग मैटर ऑफ द सेल। इसका मतलब जब हमारे सेल में फैट सिंथेसिस होती है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होती है, न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस होती है, प्रोटीन सिंथेसिस होती है, तो हम इसे ग्रोथ बोल सकते हैं। दिस इज नोन एज ग्रोथ। अब अगर नॉन लिविंग को देखें, एक एग्जांपल और लेते हैं नॉन लिविंग को समझने के लिए। यहां पे एक टिल है सैंड का। अब इस पे और सैंड की लेयर डिपॉजिट होगी, इस पे और सैंड की लेयर डिपॉजिट होगी, तो ये टीला बड़ा हो गया साइज में। तो हमने नोटिस किया जो ये माउंड है इसका वॉल्यूम भी इंक्रीज हो गया, इसका साइज भी इंक्रीज हो गया, इसका मास भी इंक्रीज हो गया, तो आप इसे ग्रोथ बोलोगे। बट इसमें जो मटेरियल अकमुलेशन है वो अंदर से नहीं हो रही, कुछ सिंथेसाइज नहीं हो रहा। जैसे लिविंग में हमने देखा फैट्स की सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट्स की सिंथेसिस, न्यूक्लिक एसिड्स की सिंथेसिस, प्रोटीन की सिंथेसिस, ये अंदर से हो रही है। बट ये जो अकमुलेशन है मटेरियल की, ये बाहर से हो रही है। तो इसे हम बोल देंगे एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। तो इसका मतलब अगर सिंपल लेवल पे देखा जाए, अगर आप सेम डेफिनेशन लेके चलते हो, मास का बढ़ना, साइज का बढ़ना, नंबर का बढ़ना, अगर वो ग्रोथ है, तो इस केस में ये नॉन लिविंग चीजें भी ग्रोथ शो कर रही हैं। बट दोनों ग्रोथ्स में फर्क है। क्या फर्क है? जो लिविंग है वो चीजों को इंटरनली सिंथेसाइज करके ग्रो हो रहे हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग है ये एक्सटर्नली चीजों को एक्युमुलेट करके ग्रो हो रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग बोथ
shows growth, but जो ग्रोथ है उसमें फर्क क्या है? लिविंग शोज इंट्रिंसिक ग्रोथ एंड नॉन लिविंग शोज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। लो जी, हमारी प्रॉब्लम तो वहीं खड़ी है। हमने तो ग्रोथ को इसलिए डिस्कस किया ताकि हम लाइफ को डिफाइन कर सकें। अब आप ग्रोथ के बेसिस पे तो लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहे हैं और नॉन लिविंग भी ग्रोथ शो कर रहे हैं, बट फर्क भी है दोनों में। जो लिविंग है वो इंट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहे हैं, जो नॉन लिविंग है वो एक्सट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहे हैं। Living shows intrinsic growth, पर बट आप ग्रोथ के बेसिस पे डिफाइन नहीं कर सकते लाइफ। वी कैन नॉट डिफाइन लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ। यू कैन नॉट से दैट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स शोज ग्रोथ एंड नॉन लिविंग डोंट शो ग्रोथ, क्योंकि हमने नोटिस किया ग्रोथ तो दोनों शो कर रहे हैं। उस ग्रोथ की फॉर्म में फर्क है, एक इंट्रिंसिक ग्रोथ शो कर रहे हैं और दूसरे एक्सटेंसिव। जब इंट्रिंसिक ग्रोथ को हम बोल सकते हैं प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। पर हम ये तो बोल ही सकते हैं जो ग्रोथ है ये लिविंग का करेक्टर है। यस, ग्रोथ इज अ करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ लिविंग। जो करेक्टर्स हैं ये आप नोटिस करोगे हम शेयर भी कर जाते हैं नॉन लिविंग के साथ। अब सेकंड नंबर पे कौन सा करेक्टर लेंगे हम? सेकंड नंबर पे हम अपना करेक्टर लेंगे जिसके बेसिस पे हम ग्रोथ अपना लाइफ को समझने की कोशिश करेंगे, एंड दिस इज रिप्रोडक्शन। अब हम फिर 10th क्लास तक ये बात बोलते थे, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं दे रिप्रोड्यूस एंड नॉन लिविंग डू नॉट रिप्रोड्यूस। अब यहां पे देखते हैं क्या रिप्रोडक्शन के बेसिस पे लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं? लेट्स सी। उससे पहले हमें रिप्रोडक्शन को समझना पड़ेगा। रिप्रोडक्शन is a biological process in which new offsprings
in which new organisms or new individuals are produced by parent or parents. Parent भी हो सकता है, parents भी हो सकता है, क्योंकि रिप्रोडक्शन है जो, इसमें सिंगल पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकता है, दो पेरेंट भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। To continue their race. अब बात करते हैं जी रिप्रोडक्शन की। हम बोलते हैं जो नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग डोंट रिप्रोड्यूस। अब लिविंग रिप्रोड्यूस, तो इस केस में अगर हम बात करते हैं सबसे पहले लिविंग की, ठीक है, जो लिविंग है ये रिप्रोडक्शन शो करते हैं, बट सारे लिविंग रिप्रोडक्शन थोड़ा ना शो करते हैं। All living organisms do not reproduce. हमने देखा हमारी विसिनिटी में, हमारी कॉलोनी में कुछ ऐसे कपल्स होते हैं जिनकी मैरिज को बहुत टाइम हो गया है, लेकिन उनके कोई भी ऑफ सफरिंग प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो हम ये थोड़ी बोलेंगे जो मिस्टर कपूर हैं बेसिकली उन्होंने यंग वन प्रोड्यूस नहीं किया तो वो नॉन लिविंग है। समझ रहे हो मेरी बात? तो हम ये बोल सकते हैं नॉन लिविंग डोंट रिप्रोड्यूस, बट all living also do not reproduce. There are few organisms which are living but they still don't reproduce, but they are still living. अब मिस्टर कपूर हैं, उनकी मैरिज को काफी साल हो चुके हैं और उनके कोई यंग वन नहीं है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे जो मिस्टर कपूर हैं वो नॉन लिविंग है, क्योंकि वो तो रिप्रोड्यूस ही नहीं कर रहे। तो इस बेसिस पे भी आप लाइफ को डिफाइन नहीं कर सकते। हाँ, ये बोल सकते हो जो रिप्रोडक्शन है ये लिविंग का एक करेक्टर है जो लिविंग पोजेस करते हैं, बट आप ये नहीं बोल सकते जो रिप्रोड्यूस नहीं कर रहे वो नॉन लिविंग है। इसकी एक दो एग्जांपल्स एनसीईआरटी ने मेंशन की हैं, हम उन पे भी फोकस कर लेते हैं। इनफर्टाइल कपल, ड्रोन, सॉरी ड्रोन नहीं,
वर्कर हनी बी। और न्यू रफ में देखते हैं, जो हनी बी है ये कलोनियल एनिमल है, ये कॉलोनी बना के रहने वाला एनिमल है। जो ये कॉलोनियल एनिमल है ये हमारी तरह सोशल भी है, मतलब इनकी कॉलोनी में पूरी सोसाइटी बनी हुई है और इनकी सोसाइटी में आपको एक नजर आएगी फीमेल, एक नजर आएंगे मेल। जो फीमेल है इसमें नजर आएगी क्वीन, और वर्कर बीज। जो मेल है इनमें नजर आएगा ड्रोन। इसका मतलब क्वीन भी फीमेल है, वर्कर बीज भी फीमेल है। ये बने कैसे? सबसे पहले ये कॉलोनी बनी कैसे? जो हनी बी है ये दो तरह के एग्स देती है। हनी बी लेज 2 टाइप्स ऑफ एग्स। Fertilized eggs and unfertilized eggs. ये एग है, ये स्पर्म है। एग और स्पर्म आपस में फ्यूज हुए, इससे जाइगोट बना। जाइगोट से एम्ब्रियो बना। तो इस केस में हमने नोटिस किया ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी, और ये जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं इनसे ये एम्ब्रियो बने, और ये जो एम्ब्रियोज हैं इनसे फर्दर लार्वा बनेंगे। क्योंकि जो हनी बी है इसमें आप नोटिस करोगे लार्वल स्टेजेस प्रेजेंट होती है, और जो लार्वा है अगर इसे खाने के लिए बी ब्रेड मिलेगी तो ये बन जाएगी वर्कर बी। अगर इस लार्वा को खाने के लिए रॉयल जेली मिलेगी तो ये क्वीन बन जाएगी, इट विल बिकम क्वीन। और जो अनफर्टिलाइज्ड एग से बन रहे हैं वो मेल है। ड्रोन्स आर फॉर्म फ्रॉम अनफर्टिलाइज्ड एग्स। मतलब सीधा जो हनी बी है उसने एग ले किया, वो एग बिना फर्टिलाइजेशन के क्या बना देगा? मेल। तो इसे हम बोल देते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है वर्जिन बर्थ। अनफर्टिलाइज्ड एग है उसी से ड्रोन बनेगा। जैसे हमने वर्जिन मैरी सुनी है ना, पार्थेनोजेनेसिस।
इनफर्टाइल कपल तो समझ आ गया, जो अपनी विसिनिटी में मिस्टर कपूर रह रहे हैं, उनकी शादी को 10 साल हो चुके हैं और अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल कोहैबिलेशन के बाद भी वो यंग वन प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, तो आप उसे बोल दोगे इनफर्टाइल कपल। भाई इनफर्टाइल तो हैं, रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन फिर भी है तो लिविंग। अब आप ये थोड़ी बोलोगे मिस्टर कपूर आप तो नॉन लिविंग हो। वर्कर हनी बी, वर्कर हनी बी वी फीमेल है, लेकिन ये फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। तो जो ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रही, तो ये भी स्टेराइल होगी या इनफर्टाइल होगी। और थर्ड नंबर पे एग्जांपल लिया हमने म्यूल। जो म्यूल है ये एक हाइब्रिड है, म्यूल इज अ हाइब्रिड। और ये हाइब्रिड बनता कैसे है ये भी रफ में देखते हैं हम। जब हम मेयर को मेल डोंकी के साथ क्रॉस करते हैं, तो इससे बनता है म्यूल। इट इज स्टेराइल, कैन नॉट रिप्रोड्यूस। अब इसे याद रखने के लिए आप याद रखो जो एम है, एम से म्यूल, एम से मेयर। So reproduction, can be a characteristic feature of living. Reproduction. अब जो रिप्रोडक्शन है ये हमने पढ़ी है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद जो एसेक्सुअल टर्म है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टर्म है, इसे हम रिप्लेस कर देते हैं प्लांट्स में एज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। थर्ड नंबर पे sexual reproduction, asexual reproduction।
ये ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें म्योसिस एंड सिंगैमी नहीं होती। सिंगैमी, सिन का मतलब ये भी ग्रीक वर्ड है, टुगेदर। गेमी का मतलब मैरिज। मतलब इसमें गेमीट्स फ्यूज नहीं होते। आप बोल सकते हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन इन विच, यहां लिख लेते हैं, asexual reproduction is a reproduction in which there may or may not involvement of gametes, may or may not। मतलब हो सकता है गेमीट इन्वॉल्व हो जाए, हो सकता है गेमीट इन्वॉल्व ना हो, बट सिंगैमी। फ्यूजन ऑफ gametes does not occur। वेजिटेटिव प्रोपेगेशन टर्म यूज की जाती है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जगह प्लांट्स में। फंगल एंड प्लांट रिप्रोडक्शन। तो अब हमने देखा वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, ये एक प्लांट है, जो ये प्लांट है इसमें हमें नजर आ रही है रूट, स्टेम, लीव्स। अगर नए प्लांट्स डेवलप हो रहे हैं इसकी रूट से, स्टेम से या लीव से, तो इस रिप्रोडक्शन को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोल सकते हैं। तो इसमें जो स्टेम है, लीफ है, स्टेम है, लीफ है, रूट है, दीज आर वेजिटेटिव पार्ट्स। When new organisms arises from vegetative parts of organism, अब वेजिटेटिव पार्ट्स फंगस में भी अलग होंगे, जो प्लांट है उसमें रूट, स्टेम और लीफ हो गए, इससे नए प्लांट्स बन रहे हैं तो इसे आप वेजिटेटिव प्रोपेगेशन बोल दोगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
अब हम जब भी लोअर क्लासेस में पढ़ते हैं तो हम बोलते हैं देखो जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये होती है। अब वो डिफरेंसेस क्रिएट कर रहे हो। अब एग्जामिनर ने हमें पूछा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है, उसके डिफरेंस नहीं पूछ रहा वो एसेक्सुअल और सेक्सुअल के, वो पूछ रहे हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है। तो आप बोल रहे हो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसमें म्यूसिस एंड सिनगेमी इन्वॉल्व नहीं होते, और आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हो। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसमें गेमीट्स इन्वॉल्व हो भी सकते हैं, गेमीट्स इन्वॉल्व नहीं भी हो सकते, ठीक है, बट इसमें सिनगेमी नहीं होगी, इसमें फ्यूजन ऑफ गेमीट्स नहीं होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसी रिप्रोडक्शन विच इन्वॉल्व्स म्यूसिस एंड सिनगेमी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ रिप्रोडक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स मेयोसिस एंड सिनगेमी। अब मेयोसिस भी हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, फिर भी थोड़ा सा बताऊंगा। सिनगेमी तो समझ ही गए, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। लो जी, आज इतना करते हैं, बाकी अगले लेक्चर में इसे कंटिन्यू करेंगे। अब रिप्रोडक्शन है, उसकी कौन कौन सी टाइप्स होती हैं। अब हमने यहाँ पे लिखा मे और मे नॉट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गेमेट्स, इनकी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।